गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे दीर्घ आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है और इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। पुनर्जागरण रिनेशा का हिंदी रूपांतर शब्द है ये और इसका अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण वास्तव में एक ऐसा आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी राष्ट्र मध्यम युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग के प्रकाश से में सांस लेने लगे, क्योंकि उस समय लोगों के विचार चेंज हो गए थे। लोग प्रैक्टिकली सोचने लगे थे। वे आधुनिक युग के विचारों और शैलियों से प्रभावित हुए। मानव ने स्वतंत्र रूप से विचार करना आरंभ कर दिया, जिसे साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में नई नई कीर्तिमान स्थापित हुए। इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि तर्क की प्रधानता बढ़ी। पहले जो लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, अब हर चीज को तर्क की कसौटी पर उतारने लगे। जैसे कि पुनर्जागरण में मध्यकालीन धर्म और परंपराओं में बंधे समाज को मुक्त किया और तर्क को बढ़ावा दिया। इस दिशा में अरस्तु के तर्कशास्त्र ने मार्गदर्शन किया जाने लगा, जो तर्क की कसौटी पर ही सही प्रमाणित हो। नेक्स्ट था प्रयोग का महत्व। रोजर बेकर के अनुसार हम ज्ञान को दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वाद विवाद द्वारा और एक प्रयोग द्वारा। यानी कि एक तो डिबेट्स करके, किसी के साथ डिस्कस करके, और एक उसको प्रैक्टिकली करके देख के। परंतु वाद विवाद से पर्सन का अंत हो जाता है और हम भी इस पर विचार करना बंद कर देते हैं। इससे न तो संदेश समाप्त होता है और न ही मानसिक रूप से हमें संतुष्टि मिलती है। यह बात तब तक नहीं होती जब तक मनुष्य स्वयं अनुभव और प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति न कर ले। रोजर बेकर के इन विचारों ने प्रयोग एवं परीक्षण को बढ़ावा दिया। तीसरा था मानववाद। पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता थी मानववाद। मानववाद का अर्थ है मनुष्य में रुचि लेना तथा इसका आदर करना। मानववाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है और उसके जीवन को सुधरने और समृद्ध बनाने का भी प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक के बारे में जो पहले काफ़ी सोचा जाता था कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, कैसे, कहाँ, उसकी बजाय अब इस जन्म के बारे में ज़्यादा सोचा जाने लगा। परलोक की बजाय इहलोक को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जिससे हम रहते हैं, और यही मानववाद है। सौंदर्य की उपासना करना पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी, वो थी सौंदर्य की उपासना करना। कलाकारों ने अपनी कृतियों में मनुष्य की जो मोहिनी सूरत थी उसको प्रस्तुत किया। मोनालिसा की मुग्ध करने वाली मुस्कान इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है कि पुनर्जागरण का उदय 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच इटली में हुआ। यहाँ से इसका प्रसार जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें हुआ। इटली में पुनर्जागरण के उदय के मेन कारण जो रहे थे वो ये हैं कि एक तो इटली एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, वहाँ लोग ज़्यादा आते जाते थे, और इटली के इस बढ़ते व्यापार और इसकी समृद्धि ने पुनर्जागरण की जो प्रवृत्ति थी उसको बल दिया। इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है कि देश में मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई और इन नगरों के व्यापारी बल्कान, प्रायद्वीपीय, पश्चिमी एशिया, विजेंटाइन तथा मिस्र की यात्रा करते थे। यहाँ उनकी भेंट ईरानी व्यापारियों से होती रहती थी। इस संपर्क और विचार विनिमय से एक दूसरे के विचारों को अपनाने की अक्षमता भी उत्पन्न हुई, क्योंकि व्यापारी आपस में मिलते थे, एक दूसरे के विचार सुनते थे, उनको अपनाते थे। इसके अतिरिक्त अधिकांश संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा नाट्यशालाओं नगरों में ही स्थापित किए गए, गाँव में नहीं, और इससे इटली की जो सांस्कृतिक जीवन था उसको नवीन दिशा मिली। दूसरा था कि इटली की समृद्धि ने धनी जो व्यापारिक मध्यम वर्ग था उसका जन्म हुआ, क्योंकि व्यापार हुआ, व्यापार के कारण ही मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, और इस वर्ग ने सामंतों तथा पोप की परवाह करना बंद कर दिया और इसने मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन भी किया। इससे इटली में पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। तीसरा मेन था ये कारण जो था ये कि अनेक व्यापारियों ने सम्राटों, साहित्यकारों तथा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। जो सम्राट थे उन्होंने
क्योंकि जो व्यापारी आने लगे थे उससे सम्राट समृद्ध हो गए थे, सम्राट समृद्ध हुए तो उनका जो नगरीकरण था उसको समृद्ध करने के लिए उन्होंने साहित्यकारों को और कलाकारों को भी प्रोत्साहन देना शुरू किया था। उसके परिणाम स्वरूप साहित्यकारों तथा कलाकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। अकेले फ्लोरेंस नगर ने ही असंख्य कलाकारों और साहित्यकारों को आश्रय दिया। दांते, पेट्रोक, बुकासियो, एंजेलो, लियोनार्दो, जिबर्टी, मैकियावेली आदि जो लेखक और कलाकार थे वो सभी इसी नगर में उभरे थे। अतः स्पष्ट है कि धन की वृद्धि ने कला तथा कलाकारों को शिक्षा को पुनर्जागरण की ओर प्रवाहित कर दिया। इटली में पुनर्जागरण के पनपने का एक अन्य कारण ये था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थान रहा है। जो प्राचीन रोमन सभ्यता थी वो यहीं से जन्मी थी। इटली के नगरों में विद्यमान प्राचीन रोमन सभ्यता के अनेक स्मारक आज भी लोगों को पुनर्जागरण की याद दिलाते हैं। वहाँ वे इटली को प्राचीन रोम नगरों की भांति मान देखना चाहते थे और इस तरह प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि रोम सारे पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत का केंद्र था और जो पोप होते थे वो यहाँ निवास करता था और कुछ पोप पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित होकर विद्वानियों को रोम लाए। विद्वान जो थे उनको रोम ले आए और इससे यूनानी पांडुलिपियों का लातीनी भाषा में अनुवाद भी करवाया और पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की, उसे सेंट पीटर्स का गिरजाघर भी बनाया और इन कार्यों के प्रभाव तथा अन्य स्थानों पर भी जो प्रभाव थे वो पढ़ना स्वाभाविक था। लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, धर्म के बारे में धर्म का प्रचार हुआ। राजनीतिक दृष्टि से इटली पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त था। पवित्र रोम साम्राज्य के पतन के साथ साथ उत्तरी इटली में अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय हो रहा था और इसके अतिरिक्त इटली में सामंती प्रथा भी अब अधिक दृढ़ नहीं रही थी, क्योंकि कई सारे सामंतों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था शासकों के सामने। परिणाम स्वरूप इन नगरों के स्वतंत्र एवं स्वच्छंद वातावरण ने वहां के नागरिकों में नवीन विचारों को विकसित किया। फिफ्थ ये था कि मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा पर धर्म का प्रभाव था, परंतु इटली में व्यापार के विकास के कारण शिक्षा धर्म के बंधनों से मुक्त थी। यहाँ पाठ्यक्रम में व्यवसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि को उपयुक्त स्थान प्राप्त था। परिणाम स्वरूप विज्ञान तथा तर्क को बल मिला। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ के जो अधिकांश विद्वान थे, कलाकार थे, व्यापारी थे, वो भागकर सबसे पहले इटली के नगरों में आए और यहीं पर बस गए। इस कारण यहाँ जो नया पुनर्जागरण काल था उसको बढ़ावा मिला। ये विद्वान अपने साथ प्राचीन जो यूनानी साहित्य थी उनकी अनेक जो अनमोल पांडुलिपियां थी वो भी ले आए और कुछ विद्वानों ने इटली के विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य करके लोगों में नई जागृति पैदा की। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, आप अच्छे से इनको रिवाइज भी करोगे और राइट भी करोगे, साथ साथ लर्न करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।